अब हम लोग आएंगे अगले प्रश्न यानी 12वें प्रश्न की तरफ। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हुए हैं और इस बॉक्स में इसके अर्थ दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको इस मुहावरे के सामने उसका अर्थ खोज करके ढूंढ करके लिखना है कि उसका सही अर्थ क्या है, और उसके बाद इस मुहावरे से वाक्य बनाना है, यानी कि इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो पहले हम लोग इसके जितने भी यहाँ अर्थ दिए हुए हैं एक बार उसको पढ़ते हैं, तो हमको मुहावरे समझने में बहुत ही आसानी होगी। आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि इनके साथ कौन सा मुहावरा जुड़ेगा। तो पहला है मूर्ख होना, इसका अर्थ आप लोग जानते हैं, बेवकूफ़ बनना। दूसरा है गुस्सा करना, क्रोधित होना। तंग करना, यानी कि कोई किसी को परेशान करता है तो उसको हम बोलते हैं तंग करना। हार जाना, ये जानते हैं, जैसे खेल कूद में हार जीत की बाजी लग जाती है। बहुत परिश्रम करना, इसका भी अर्थ जानते हैं, बहुत मेहनती होना, कठिन परिश्रमी होना। वास्तविकता का पता चलना या पता लगना, यानी कि किसी बात की सच्चाई का हमको पता चलना। तो ये सारे के सारे अर्थ हैं, यानी इसी प्रकार के मुहावरे यहाँ भी दिए हुए हैं। तो हम चलिए अब देखते हैं कि कौन सा मुहावरा के सामने कौन सा अर्थ उसका मेल खाता है। अब पहला मुहावरा है दांत पीसना। तो दांत पीसना का अर्थ होता है क्रोधित यानी गुस्सा करना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गुस्सा करना। अगर आपके पास पुरानी कोई पुस्तक लेके आप बैठे हैं तो ठीक है, यहाँ 1 नंबर या क, यहाँ क का नंबर दिया हुआ तो आप भी यहाँ क लिख दीजिए। नहीं है तो एक कॉपी में अलग से क लिख के और गुस्सा करना लिख लीजिए, ताकि जिस समय आप इसको करेंगे तो आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर पहले का लिख लीजिए, क यानी गुस्सा करना। दांत पीसना मुहावरा का अर्थ होगा गुस्सा करना। अब अगला मुहावरा है मुँह की खाना। मुँह की खाना माने हार जाना, किसी से हारना। तो इसका हम लोग एक एक करके देखेंगे कि मुँह की खाना किस में आएगा। तो यहाँ पर देखिए मूर्ख होना तो नहीं आएगा, गुस्सा करना चला गया पहले में, तंग करना भी नहीं आएगा। यहाँ दिया हुआ है हार जाना, यानी मुँह की खाना माने हार जाना। तो यहाँ पर हो जाएगा हार जाना। तो आप इसके सामने भी ख लिख करके ख के सामने लिख दीजिए हार जाना। अब अगला मुहावरा है अक्ल का दुश्मन। तो अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या होता है, अब यहाँ हम फिर से देखेंगे एक बार। मूर्ख होना तो नहीं होगा, गुस्सा करना हो चुका, तंग करना भी नहीं होगा, हार जाना जो यहाँ पर दिया हुआ है ये यहाँ नहीं होगा, बहुत परिश्रम करना ये भी नहीं है, वास्तविकता का पता चलना ये भी नहीं है। तो फिर से पहला में हम आएंगे तो यहाँ पर होगा मूर्ख होना, यानी कि अक्ल का दुश्मन किसी को हम बोलते हैं, वह मूर्खों को, या कोई भी ऐसे उदाहरण देता है कि देखो वह किस तरह से अपना काम कर रहा है, लगता है कि वह अक्ल का दुश्मन है। तो ये हो गया मूर्ख होना। अब अगला मुहावरा है आंखें खुलना। आंखें खुलना का मतलब फिर से हम लोग यहाँ देखेंगे तो बाकी प्राय सारे मुहावरे का प्रयोग हो चुका है। तो आंखें खुलना का होगा वास्तविकता का पता लगना, कि किसी चीज़ के बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब हमें उसके बारे में उसकी असलियत का पता चलता है तो हम कहते हैं कि वहाँ पर हमारी आंखें खुल गई। तो इसीलिए इसका ये जो अर्थ है वास्तविकता का पता लगना, ये होगा आंखें खुलना। अब इसके बाद अंतिम मुहावरा है कोल्हू का बैल। कोल्हू का बैल का मतलब होता है दिन रात परिश्रम करना, दिन रात बहुत ही कठिन परिश्रम या मेहनत करना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बहुत परिश्रम करना, यानी कि कोल्हू का बैल हो गया। और एक और, ये अंतिम नहीं है, एक और मुहावरा है नाक में दम करना। तो ये हो जाएगा तंग करना या परेशान करना। तो इस तरह से इन सभी मुहावरों का अर्थ आपने एक एक करके देखा। अब एक बार कोशिश कीजिए आप अपना वाक्य बनाने का, और जब मैं उत्तर भेजूंगी तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सबके वाक्य एक ही जैसे होने चाहिए, आप अपने अनुसार वाक्य का प्रयोग, मुहावरे का प्रयोग वाक्य में कर सकते हैं। लेकिन वाक्य बनाते समय एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब हम वाक्य बनाएंगे तो उसमें इसके अर्थ का प्रयोग हम नहीं करते हैं, मुहावरे का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि अर्थ का प्रयोग करना फिर सही प्रयोग, मुहावरे का सही प्रयोग नहीं कहलाता है। जैसे एक मैं बता रही हूँ कि दांत पीसना का अर्थ होता है गुस्सा करना, लेकिन जब हम वाक्य बनाएंगे तो उसमें गुस्सा करना नहीं लिखेंगे, दांत पीसना लिखेंगे। जैसे आपके पाठ में भी दिया हुआ है कि राकेश अपने दोस्तों की मूर्खता पर दांत पीस रहा था, तो तब जाके ये मुहावरा हुआ। अगर हम लिखेंगे गुस्सा कर रहा था तो सामान्य वाक्य तो हो गया, सही हो गया, लेकिन मुहावरे का प्रयोग नहीं हुआ। तो इसी तरह, इसीलिए जब कभी भी मुहावरे का प्रयोग करना हो तो भले अर्थ उसका आप जानने के लिए लिख दीजिए, या परीक्षा में पूछा हुआ है अर्थ लिखना तो आप लिखिए, लेकिन जब वाक्य बनाएंगे तो उसमें उस मुहावरे का ही प्रयोग करना है, नहीं तो उसको गलत माना जाता है।
तो इस तरह से ये सारे मुहावरे का अर्थ मैंने बताया, आप एक बार कोशिश कीजिए बनाने का, नहीं तो फिर अंत में मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से वाक्य में इसका प्रयोग किया जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप खुद इसका वाक्य बनाएं तो ज़्यादा सही होगा, ज़्यादा अच्छा होगा, और आपका वाक्य बनाने की जो क्षमता है वो भी आपकी बढ़ेगी और आपके दिमाग में, विचार में भी अच्छे अच्छे वाक्य आएंगे। अब अगला प्रश्न है, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि राकेश, मोहन, सोहन और श्याम आपके सहपाठी हैं। तो ये वाला कुछ करने के लिए है, वे विद्यालय में एक नाटक करते हैं। तो ये लोग आप ही के दोस्त हैं और वे लोग विद्यालय में नाटक कर रहे हैं। नाटक में राकेश, मोहन, सोहन और श्याम अपने अपने संवाद भूल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर चारों के बारे में दिया हुआ है। पाठ में क्या है कि राकेश इन सब का निर्देशन कर रहा है, निर्देशक है वो नाटक में, और ये तीनों के तीनों नाटक में भाग लिए हुए हैं, यानी कि नाटक में किरदार बने हैं। लेकिन यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें ये चारों के चारों आपके दोस्त हैं और चारों नाटक करने जा रहे हैं और ऐन मौके पर अपना अपना संवाद भूल जाते हैं। फिर नाटक में जो कुछ होता है, नाटक में अब आप सोचिए कि चारों मंच पर जाते हैं और वहाँ पर भूल जाते हैं। अब क्या क्या उस नाटक में हो सकता है, फिर नाटक में जो कुछ होता है उसके बारे में बताते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर अपने मित्र को पत्र लिखना है कि किस तरह से ये लोग नाटक खेलने जा रहे हैं। चारों के बारे में यहाँ पर चारों का नाम देना है कि ये आपके दोस्त हैं, और नाटक जब भूल जाते हैं तो नाटक को क्या कह के आगे बढ़ाते हैं या किस प्रकार से नाटक को कौन संभालता है, उसी के बारे में बताते हुए आपको पत्र लिखना है। तो एक बार पत्र की जो यहाँ पर शुरुआत होगी, तो पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारा पत्र है ऑफिशियल है कि नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल किसे कहते हैं, तो ऑफिशियल पत्र उसको कहते हैं जिसमें कि हम किसी न किसी ऑफिस के लिए लिखते हैं। जैसे प्रधानाचार्य को हम लिखेंगे तो वो भी ऑफिशियल हो गया, किसी बिजली विभाग, पानी सप्लाई विभाग में, या इस प्रकार के जहाँ भी हम लिखते हैं तो उसको हम ऑफिशियल कहते हैं। और नॉन ऑफिशियल का मतलब क्या होता है, अपने परिवार में जिसको कि हम जानते हैं, तो वैसे व्यक्ति को अगर हम लिखते हैं तो उसको हम नॉन ऑफिशियल बोलते हैं। और इसको हिंदी में औपचारिक और अनौपचारिक भी बोलते हैं। औपचारिक माने ऑफिशियल और अनौपचारिक माने बिना ऑफिशियल यानी नॉन ऑफिशियल। तो यहाँ पर मित्र को लिखना है, तो मित्र को तो जाहिर सी बात है कि मित्र को आप लिखेंगे तो आप उसको जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको हम बोलेंगे अनौपचारिक पत्र, जो कि सामान्य पारिवारिक रूप में लिखा जाता है। लेकिन नॉन ऑफिशियल पत्र है उसका ऊपर में और लिखने के उसके तरीके भी थोड़े अलग होते हैं, और उसमें हम उतनी ही बातें लिखते हैं जितना कि प्रश्न में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप उसके समाचार पूछ सकते हैं, वो क्या पढ़ाई कर रहा है, कहाँ रह रहा है, अभी माता पिता कहाँ, इस तरह की औपचारिक अनौपचारिक का ध्यान रखते हुए हम दोनों पत्रों में अंतर स्पष्ट करते हैं। तो एक बार आप लोग कोशिश करके देखिए कि आपको सबसे पहले पत्र की शुरुआत किस प्रकार से आप करते हैं उसको लिख के रखिए। थोड़ी देर में मैं इस पत्र का लिखा हुआ पाठ यानी कि इसका उत्तर मैं भेज दूंगी और आप एक बार देख लेंगे। लेकिन सबसे कोई भी पत्र जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसका जो पहला जो पाठ है, यानी कि जो जहाँ से हम शुरू करते हैं वो सही होना चाहिए। उसके बाद से चूँकि ये पत्र जो है वो नॉन ऑफिशियल है, अनौपचारिक है, इसलिए हम यहाँ पर विषय नहीं लिखेंगे। अलग से हम किसी को घरेलू पत्र जब लिखते हैं परिवार में मित्र को या किसी रिश्तेदार को, तो उसमें हम विषय ये हमारी बात है वैसा नहीं लिखते हैं। यहाँ पर हम अपने आप के बारे में कहाँ से आप लिख रहे हैं, वो आपका कौन लगता है, उसके अनुसार आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए हम पूरी तरह से डायरेक्ट पत्र पर इसकी शुरुआत कर देते हैं कि आप उसको क्या बताना चाह रहे हैं, कैसे हैं, आपके परिवार के लोग कैसे हैं। इस तरह से हम अनौपचारिक पत्रों की शुरुआत करते हैं। तो एक बार आप लिख के देखिए। पहले सबसे पहले शुरुआती में यहाँ पर किस प्रकार से आप इसको शुरू करेंगे उसको लिख के देखिए, फिर मैं थोड़ी देर में भेजती हूँ। और इसके पहले वाले प्रश्नों को भी इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए अपना अपना सब कोई। और ये 11 नंबर जो बहुवचन का रूप बदलना है, और जब मैं भेजूंगी तो आप उसके साथ फिर से मिलान कर लेंगे और किसका कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। और इतना लिखने के बाद और इसको सुनने के बाद भी जिसको जहाँ पर भी डाउट रह जाए, किसी तरह की शंका रह जाए, तो ग्रुप में पूछे। ग्रुप में पूछने से उत्तर देने से होता है कि मैं भी देख पाती हूँ, क्योंकि क्लास लेते समय ग्रुप पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। और दूसरी बात क्या है कि अगर अकेले में आपने कुछ पूछा है तो उसका उत्तर केवल आप ही जान सकते हैं, बाकी उस उत्तर से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि हर प्रश्न का या हर शंका के लिए आप जब भी कुछ पूछें पूछना चाहें तो उसको ग्रुप में ही पूछिए।